everyone, welcome back to my channel. So this is Shreya here, and in this video I am going to tell you all about a very important and very interesting topic, and that is ग्रीन रिवॉल्यूशन. गाइस, ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने कि इंडिया के जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसको एक अलग, एक नया ही मोड़ दे दिया. तो आइए जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या. अगर हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी होगी तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि अ लार्ज इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अचीव्ड बाय यूजिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स. ओके, सो बेसिकली इस रिवॉल्यूशन में हुआ ये था कि एक नॉर्मन बोरलॉग नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इस रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और उन्हें देखेंगे भी कि वो कौन थे. ठीक है, तो देखिए, उन्होंने ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो वर्ल्ड में क्या किया, फैलाया, डेवलप किया, इन्वेंट किया हम कह सकते हैं. तो इसमें उन्होंने सबको बताया कि कैसे एक फार्मिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कराया जा सकता है और बहुत ही अच्छी तरीके से उससे अर्न भी कर सकते हैं. मतलब उन्होंने मॉडर्न टूल्स का और भी HYV सीड्स का उन्होंने क्या किया, इसमें फार्मर्स को, रूरल एरियाज़ के फार्मर्स को, साथ ही मॉडर्न एरियाज़ के फार्मर्स को भी इस चीज़ से अवतरित करवाया. मतलब इस चीज़ से उन्होंने उन्हें एक नई राह दी कि आप किस तरीके से अपने फार्मिंग को अच्छे से डेवलप कर सकते हो. ठीक है, तो द बिगिनिंग्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आर ऑफन एट्रीब्यूटेड टू नॉर्मन बोरलॉग, जिनका नाम मैंने अभी बताया. वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो कि एग्रीकल्चर में उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था. ठीक है, तो 1940s में उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया. कहाँ पे? मैक्सिको में, जो कि अमेरिका में है. ठीक है, और उन्होंने नए नए डिजीज़ के रेजिस्टेंस को डेवलप किया और हाई यील्ड वैरायटीज़ ऑफ वीट को डिस्कवर किया और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेस की वजह से मैक्सिको में इसकी जो टेक्नोलॉजी थी, जो मैक्सिको की टेक्नोलॉजी थी, वो पूरी दुनिया में फैल गई 1950 से 1960 के बीच में. ठीक है, सो द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स आफ्टर 1965 एंड द इंक्रीज use of fertilizers and irrigation provided the increase in production which improved agriculture in India. ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है. सो एज यू कैन सी इन द इमेज, ये जो व्यक्ति आपको इमेज में दिख रहे हैं ये है नॉर्मन बोरलॉग. जी हाँ, इन्हें ही फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था. ठीक है, अच्छा, मैक्सिको में यानी कि पूरे वर्ल्ड में तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था, बट इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस कौन किया, तो वो थे MS स्वामीनाथन. ठीक है, इन्होंने रिवॉल्यूशन को इंडिया में लाया. उनकी फिगर आप देख सकते हैं, ये थे MS स्वामीनाथन. मूविंग फर्दर, आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था उसके अफेक्ट्स क्या क्या हुए. I mean, उससे क्या क्या चेंजेस आए सोसाइटी में. तो सबसे पहला तो ये था कि जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ थी, यहाँ पे HYVs आप देख सकते हो, HYVs. सो HYVs रेफर्स टू द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ठीक है, तो इस हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का जो एडॉप्शन हुआ वो बहुत ही जल्दी में हुआ, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा खासा एक वे था. इसी वजह से लोगों ने इसे जल्दी मतलब क्विकली अडॉप्ट कर लिया. नाउ 1970 से 20% तक जो है वो वीट की जो खेती थी और 30% तक राइस की जो खेती थी, ये सारे जो हैं HYV सीड्स के वजह से इनकी जो भी प्रोडक्शन थी वो और भी ग्रो कर जाती है. और 1990 तक आते आते ये जो शेयर था वो 70% जो है वो इंक्रीज़ हो गया दोनों ही क्रॉप्स में. यानी कि वीट और राइस जो थे वो बहुत ही तेज़ी से उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की मदद से. यानी कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो कारगर साबित हो रहा था. अगर हम लोग देखें तो ये जो इनका जो प्रोडक्शन था वो डबल हो गया था.
जैसा कि हाई यील्डिंग जो भी सीड्स थी उससे प्रॉफिट फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फार्मर्स बहुत ही खुश हुए और उन्होंने राइस और वीट के खेती करने के एरिया को इंक्रीज़ कर दिया। And with faster growing varieties and irrigation, they grew more crops on their land each year. Now, these changes more than doubled cereal production in Asia between 1970 and 1995. So, 1970 और 1995 के बीच में ये सारे जो भी चेंजेस थे, ये जो है सीरियल प्रोडक्शन को भी और भी दोगुना कर देते हैं। जबकि उस वक्त पॉपुलेशन जो थी वो 60% जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, पॉपुलेशन 60% इंक्रीज़ हो रही थी उस वक्त। एंड इंस्टीड ऑफ वाइड स्प्रेड फैमिन, सीरियल एंड कैलोरी अवेलेबिलिटी पर पर्सन इंक्रीज बाय नियरली 30%। अब जाहिर सी बात है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो अगर वहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और जो नए नए टूल्स का इस्तेमाल किए जा रहे थे अगर वो नहीं होते तो ऑफ कोर्स क्या होता, वहाँ पे भूखमरी पड़ जाती, लोग भूखे से मर जाते। बट उसकी जगह ये सब होने की जगह जो है वो पर पर्सन फूड जो है वो 30% बढ़ गया, 30% इंक्रीज़ हो गया और जो वीट और राइस था वो और भी सस्ता हो गया ताकि जो गरीब फैमिली है, जो भी पुअर फैमिली है, वो भी इसे अफोर्ड कर सके। नाउ लेट अस नो दैट व्हाट डिसएडवांटेजेस टेक्स प्लेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे। तो वो ऐसे थे कि जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो भी यूज़ हो रहे थे वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में यूज़ हो रहे थे और इसकी वजह से जो है इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली ये कॉस्टली फील होने लगा। इकोनॉमिकली तो हमें समझ में आता है, बट इन्वायरमेंटली का मतलब क्या है यहाँ पे? तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो भी चीज़ें यूज़ हो रही थी और फर्टिलाइज़र्स, वो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब कर रही थी। पहली तो ये थी। दूसरा ये था कि जो यूज़फुल जो बैक्टीरियाज थे उन्हें भी पेस्टिसाइड्स जो है वो किल कर दे रहे थे, जिसके वजह से कि उनकी फीडिंग में भी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा था। तो ये इन्वायरमेंटल के हिसाब से ये तो गलत है। आई मीन ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही स्कैरी है। सो ये था एक डिसएडवांटेजेस। दूसरा एडवांटेज ये था कि जो नई नई वैरायटीज़ थी उनको और भी ज़्यादा वहाँ पे वीड कंट्रोल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और बहुत ही ज़्यादा ये पेस्ट और डिजीज़ से ससेप्टेबल थे। यानी कि जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हो रहे थे उससे ह्यूमंस को भी हार्म होने की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रिस्क था, चांस था, वहाँ पे ह्यूमंस को डिसीज़ भी हो सकता था। तो ये थी हमारी सेकेंड डिसएडवांटेजेस। थर्ड डिसएडवांटेज ये थी कि जो मिडिल क्लास वाले और जो हायर इनकम वाले जो फार्मर्स थे इन्होंने तो ज़्यादा बेनिफिट उठाया, बट जो लो इनकम वाले फार्मर्स थे उनके पास तो उतना पैसा था नहीं कि वो लोग इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड कर सके। इसीलिए ये जो है एक तरह से रूरल कम्युनिटीज़ में और मतलब रूरल और अर्बन इन दोनों के बीच में एक और भी ज़्यादा इनकम का बड़ा गैप करते गया। नाउ जो फोर्थ डिसएडवांटेज था ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो ये था कि जो मैकेनाइजेशन था फार्मिंग का वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ नई नई वैरायटीज़ जो थी, सम न्यू वैरायटीज़ वर हैव इन्फीरियर टेस्ट, यानी कि जो नई नई वैरायटीज़ आ रही थी, जो रूरल एरियाज़ में जो भी नई नई वैरायटीज़ आ रही थी उनको अब इन्फीरियर मानना जाने लगा, यानी कि उन्हें यूज़फुल नहीं माना जाने लगा। सो हमने पढ़ा एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ज़्यादा इसको डीपली पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये क्लास 9th का है, तो क्लास 9th में इतना ही दिया हुआ था NCERT में, इससे भी कम दिया हुआ था। बट हमें अब इसके बारे में और भी आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंक्लूज़न। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका जो प्राइमरी गोल था वो क्या था कि वो लोगों की जो हंगर है, जो भूख है वो मिटा सके। बट फिर भी वहाँ पे बहुत से लोग थे जो कि स्टारवेशन से यानी कि भूखमरी से परेशान थे
उन्हें बहुत सारे उसमें से लोग थे जो कि वुमेन थे, चिल्ड्रन थे। सो it is a very important to have a clear and better understanding when it comes to resolving such a problem। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। In order to eliminate it, they should produce much food
And according to the research, there is enough food supply to feed everyone, and the government is exerting full effort to sustain such needs. Now, traditional farming is still used, especially among small farmers who can't afford green revolution. Okay, so this was the whole chapter, the story of village Palampur. एंड ये जो हमने अभी पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी एक तरह से जो पालमपुर का स्टोरी था, वो जो चैप्टर था उसी से रिलेटेड है. सो उसी चैप्टर का एक पार्ट माना जा सकता है इसे. तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही था, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था. तो मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.